तो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने काफी कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया था। और जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करने से पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे पहले, जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं वहां तक। तो हम लोग पढ़ कहाँ तक चुके हैं? हम लोगों ने पढ़ लिया था सबसे पहले तो न्यूक्लियस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्यू वैल्यू के बारे में भी पढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी थी हम लोगों ने, कि किस किस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं व्हेन अ न्यूक्लियस डिकेज, और या एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो होता है जब वो टूटता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बट उसको पढ़ने से पहले लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद विल मूव ऑन टू आवर थ्योरेटिकल पार्ट अगेन। ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, और अगेन दिस इज आवर CRQ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। आई गेस ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले भी करवा चुका हूं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। सो लेट्स सॉल्व दिस, कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस ना। अब जब हम एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का रेडियस निकालेंगे, सो ऑब्वियसली रेडियस के लिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है R0 a⁻⁻⁴ राइट। तो हमें बस इतना पता करना है कि इस एल्यूमिनियम न्यूक्लियस के लिए ए की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि मास नंबर कितना होता है। और तुम्हें पता होगा कि मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज 27, एल्यूमिनियम इज 27। तो यहां से हमारा बन गया 1.2 FM। FM मीन्स फेम्टोमीटर, या फिर फर्मी। और ए इज 27, सो 27 रेज टू द पावर 1/3। तो यहां से 27 रेज टू द पावर 1/3 इज 3। 3 इंटू 1.2 विल गिव अस 3.6 फर्मी, और 3.6 फेम्टोमीटर। ठीक है। अच्छा, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था उस दिन, एक लाइव क्लास, उस दिन एक क्लास में, फेम्टो क्या होता है? तो 10⁻⁻15 होता है फेम्टो। मीटर वैसा का वैसा लिखा रहेगा लेकिन साथ में। ठीक है। फेम्टो इज 10⁻⁻15। फेम्टो इज 10⁻⁻15। मीटर, मीटर वैसा का वैसा लिखा हुआ है। ठीक है। फेम्टो इज नॉट 10⁻⁻15 मीटर। तो फिर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 मीटर हो जाएंगे। फेम्टो इज जस्ट अ नंबर दैट इज 10⁻⁻15। ठीक है। Now the next question is calculate density of a nucleus. Now this question is also really simple. मतलब अगर हम density of a nucleus वाले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। density of a nucleus क्या होता है? हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में, कि density of a nucleus can be written as mass of nucleus divided by volume. Now mass of nucleus मतलब स्मॉल एम इंटू ए। स्मॉल एम इंटू ए का मतलब क्या है? स्मॉल एम इंटू ए का मतलब है, मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब हो गया ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और हर न्यूक्लियॉन का अगर मास स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम इंटू ए विल गिव अस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से, जो कि कितना होता है 4/3 πr क्यूब। अब रेडियस, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो हमें पता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज R0 a⁻1/3। तो ये बन जाएगा R0 क्यूब, a⁻1/3 का क्यूब इज ए। ये ए और ए कैंसिल हो गया। स्मॉल एम डिनोट कर रहा है मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास की बात हो रही है। या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67। तो ये मैंने लिखा, देखो 1.67 दिख रहा है, 1.67 लिखा हुआ। दिस इज 1.67। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs। तो दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय 422। R naught is 1.2 into 10 to the power minus 15. So this is 1.2 cube 10 to the power minus 45। और ऊपर चला जाएगा ये 3, और पाई को अपन ने 22/7 लिखा होगा, तो 7 भी ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर एक कैंसिलेशन तो एटलीस्ट वो दिख गया, तो इतना तो कर ही लें, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेशन टफ सी दिख रही है। 5 into 7 will become 35 in the numerator, 10 to the power minus 27 और 10 to the power 45, ये एक साथ अच्छे लग रहे हैं लिखे हुए। और नीचे आ रहा है 4 into 22 into 1.2 का क्यूब। ना 1.2 का क्यूब क्या होता होगा? आई थिंक दिस इज 1.728। 1.2 का क्यूब 1.728 होता है शायद, मतलब मुझे पता नहीं पक्का, बट मान लेते हैं ये होता है। क्यों? क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। क्योंकि 1.728 इंटू 20 इज नियरली 35। अरे 17 इंटू 34 होता है। तो 17.28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 34.5 से बड़ा हो जाएगा, 35 के बराबर हो गया ना। काट देते हैं, काट दिया, 20 आ गया। अब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन चल ही रही है, चलो 4 और इसको तो काट ही दें, तो ये तो बन गया 5। अब बचा 5/22। अब 5/22 इज 50/22, ऐसा लिख देते हैं इसे। और 10 टू द पावर 45 माइनस 27 इज 10 टू द पावर 18, तो बचेगा 10 टू द पावर 17। सो द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज नियरली 2.2। शायद इतना ही आएगा, है ना। इसको 25/11 लिखोगे तो 2, 30 जाएगा 2, हाँ,
2.2 इंटू 10⁻17 मेरा ये आंसर आ रहा है। मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी है। आई कुड हैव मेड अ मिस्टेक, अगर वो मिस्टेक है तो तुम प्लीज कैलकुलेट करके सही चेक कर लेना। बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। कौन से न्यूक्लियस की बात हो रही है? सारे न्यूक्लियस, क्योंकि ए तो कैंसिल ही हो गया। तो कोई भी न्यूक्लियस की बात करी जाए तो ये डेंसिटी होता है। मैंने तुम्हें बोला भी था कि ये चीज कैलकुलेट करके रख लेना अपने पास। मैंने वहां पर कैलकुलेशन छोड़ दिया था जब मैं थ्योरी बता रहा था। तो वहां पर ये चीज अगर तुमने अभी तक नहीं लिखी थी तो इस चीज को नोट कर लेना, और लिखी थी तो चेक कर लो मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन गलत किया हो, कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना हम लोग को सीखना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताने को बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी of helium nucleus if mass of proton, mass of neutron and mass of helium nucleus is given। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस अगर दिया हुआ है तो कैसे बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम सबसे पहले एक रिएक्शन लिखेंगे। वो रिएक्शन कुछ ऐसा दिखना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स गिव न्यूक्लियस। इस टाइप का एक रिएक्शन लिखो, मास डिफेक्ट निकालो। एंड मास डिफेक्ट से क्यू वैल्यू निकलती है, पता है ना? मास डिफेक्ट से क्यू वैल्यू कैसे निकलती है, लिख के बता देता हूं यहां पर। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड क्यू वैल्यू फॉर अ रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, न्यूक्लियॉन्स गिव्स न्यूक्लियस, इस रिएक्शन का जो क्यू वैल्यू होता है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अपन लिखते हैं। जब हम हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स की जरूरत है। तो दो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स ऐसे लिखे जाते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। दो न्यूट्रॉन्स मतलब 2 0 n 1, ये क्या बनाएंगे? ये हीलियम न्यूक्लियस बना देंगे, 2He4। एक बार चेक कर लो कि हम लोगों का रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंसिंग कैसे चेक करते हैं? पहले चेक कर लो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पहले चेक करा करो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बराबर हैं क्या। तो ऊपर 2 into 1, इधर देखो ना, ये मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, कलर चेंज करके बताता हूँ। अच्छा, देखो ये 2 into 1 तक लाइट कलर दिख ही नहीं रहा होगा, ये लेते हैं। ठीक है, ये 2 into 1 2, ये 2 into 1 2। तो टोटल मास न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए अपन के पास? चार हो गए। देखो यहाँ पर चार लिखा हुआ है, चार न्यूक्लियॉन्स। फिर उसके बाद चार चार चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड में दो प्रोटॉन्स हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। राइट हैंड साइड में देखो 2He4 लिखा है। 2 लिखा का मतलब ये हो गया कि अपन लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहले मास निकालते हैं। तो मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा? मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 2.004। अरे क्यों? अरे एक प्रोटॉन का देखो ना, ये मास क्या दिया है? 1.002 दिया है। तो दो प्रोटॉन्स का मास हो गया 2.004 और दो न्यूट्रॉन्स का मास हो गया 2.008। ठीक है, और मास ऑफ राइट हैंड साइड ये डायरेक्टली दिया हुआ है 3.999 एएमयू। ये सारी वैल्यूज एएमयू में है। तो हमारा टोटल मास ऑन दिस साइड आ गया 4.012 एएमयू, और लेफ्ट हैंड साइड का तो 3 राइट हैंड साइड का 3.999। ना, यहां से मैं निकाल सकता हूं मास डिफेक्ट, एंड मास डिफेक्ट इज मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड। ये आंसर आ गया हमारा 0.013 एएमयू। सो दिस इज द मास डिफेक्ट। एक बार मास पता लग जाता है, मास डिफेक्ट पता लग जाता है, तो क्यू वैल्यू पता लग जाती है। और इस रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू होती है ना, न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस जो बनते हैं, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इस रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी को ही नाम दिया जाता है बाइंडिंग एनर्जी। ये डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, तो क्यू वैल्यू अब कैसे निकालें? क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम आ गया 0.013 एंड सी स्क्वायर इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू। बट 0.013 एएमयू में है और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू है, तो नीचे का एएमयू ऊपर के एएमयू के साथ कैंसिल, बचेगा सिर्फ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बाद अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो इससे रिजल्ट आएगा Q इज इक्वल टू 0.013 इंटू 931, कितना होता होगा? अब तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो दिस Q वैल्यू इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। हमारे डेटा के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने गलत जगह पे मार्किंग कर दी थी, तो आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे इस बात का। ठीक है ना, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में था ये 1.002, वो वहां मार्क करना चाहिए था, ये 1.002। ठीक है,
ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैलकुलेशन तुम लोग थोड़ा सा कर लेना, और ये मत सोचना कि सर के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। मैंने तो फिर भी बहुत कम कर दिया कैलकुलेशन। मैंने तो 3 डेसिमल प्लेसेस पे छोड़ दिया। जो क्वेश्चन जेडबलई में भी आए हुए हैं, जो क्वेश्चन नीट में भी आए हुए हैं, जो क्वेश्चन इवन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, उनमें भी एटलीस्ट 5 डेसिमल प्लेसेस तक की चीजें हैं। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00219, ऐसा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00426, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है। और फिर उसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है, और फिर आंसर निकालना है, वो भी 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैंने तो फिर भी 3 डेसिमल प्लेसेस में कैंसिल खत्म कर दिया क्वेश्चन को। ये कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहो जब भी तुम ये वाला चैप्टर कर रहे हो। ठीक है, सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन से कलर से करें, कौन से कलर से करें? ब्लैक कलर से करें, ब्लैक कलर से करते हैं, ब्लैक कलर से करें। चलो ब्लैक से करते हैं। ठीक है, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला। फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन हीलियम नहीं वन लिथियम न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि एक लिथियम न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियॉन्स में टूटा। कितने न्यूक्लियॉन्स में टूटेगा? न्यूक्लियॉन, एक हीलियम न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें होंगे 7 न्यूक्लियॉन्स, 3 प्रोटॉन, क्योंकि 3Li7 होता है, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। तो ये बनाएगा 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तो 4 0 and 1, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमें बताना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, फाइंड द एनर्जी रिलीज। बट अगर तुम्हें पता हो कि जब हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी एक्चुअली एब्जॉर्ब होती है। तो हम लोग देखो इस चीज को प्रूव करके बताएंगे, इसको प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, तो प्रूव देखो कैसे करेंगे। हो सकता है रिलीज हो जाए, मुझे मतलब डेटा तो मैंने खुद ही लिया है ना, वैसे नहीं हो नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 7.001 AMU, को कई बार यू भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब मास ऑफ राइट हैंड साइड लिखते हैं। मास ऑफ राइट हैंड साइड इज 3 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ है 1.002, तो 3 प्रोटॉन विल बी 3.006। 4 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का दिया 1.004, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4.016। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल रहा है 7.022 AMU। दिस इज द मास ऑफ राइट हैंड साइड। अब मास डिफेक्ट की जब भी बात करी जाती है, इट इज ऑलवेज मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड, यानी कि 7.001 माइनस 7.022 AMU, यानी कि ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, यानी कितनी आ गई? -0.0221 AMU। ठीक है, या यू लिख देते हैं। अब क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि मास इंक्रीज हो रहा है। अब अगर तुम Q वैल्यू यहां से निकालोगे, अब अगर तुम Q वैल्यू यहां से निकालोगे, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि Q वैल्यू तो होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब डेल्टा एम की वैल्यू डालो -0.021, सी स्क्वायर की वैल्यू डाली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू। एएमयू एएमयू कैंसिल हो गया, तो यहां से तुम्हारा नेगेटिव आंसर आएगा। अब जितना भी आएगा कैलकुलेट कर लो, बट आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यू वैल्यू क्या बताती थी? कि द एनर्जी इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। तो जब मुझसे बोलेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई इस रिएक्शन में, और लेट से कि हमारा ये जो आंसर है, लेट से ये आंसर हमारा करीब करीब आ जाएगा मेरे हिसाब से 20 के आसपास आ जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बी नियरली -20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये वैल्यू -20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, अगर उसने मुझसे पूछा होता कि कैलकुलेट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, तो मैं बोलता 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर वो बोल रहा है कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन, और एनर्जी रिलीज डायरेक्ट क्यू वैल्यू बताता है, मतलब मैं आंसर लिखूंगा -20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गेटिंग रिलीज इन द रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आई होप तुम्हें सबको समझ में आ गया हो, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है, फाइंड द एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब्ड if Be10 nucleus breaks to form Be8 nucleus and releases a proton and a neutron। क्या बोल रहा है? फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, एब्सॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब होगी रिलीज होगी हमें नहीं पता। इफ B10 न्यूक्लियस ब्रेक्स टू फॉर्म B8, अच्छा B8, ठीक है ठीक है, B10, B10 जो है वो बना रहा है Be8, वेरी गुड, प्लस क्या बना रहा है? एंड रिलीजेस अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, वेरी गुड। तो 1H1 निकला और 0N1 निकला। अब बेरिलियम की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑब्वियसली 4 होगा, बोरॉन की बात हो रही है तो यहाँ 5 होगा। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ है, चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, अब रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है उसको नहीं पता, लेकिन वो पूछ रहा है बताओ क्या होगा।
ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एक ही चीज है लेफ्ट हैंड साइड में, बोरॉन, और दिया हुआ है B10, मास ऑफ B10 न्यूक्लियस 10.04, सो 10.04 U, ये हो गया मास लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं लिखता हूं मास ऑफ राइट हैंड साइड, सबसे पहले तो बेरिलियम का लिख दो, तो वो दिया हुआ है 7.999 U प्लस, यू नहीं लिखे चलेगा, चलो लिख देते, छोड़ो। प्रोटॉन, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, अच्छा दोनों का सेम लेना है, कितना 1.002 लेना है, ठीक है 1.002, और दोनों का सेम लेना है तो इंटू टू कर दिया सीधा, यू, इतना मास है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2.004 में अगर तुम 7.999 ऐड करोगे तो बन जाएगा 10.003, यही बनेगा ना। 2.0042 ऐड करोगे तो बन जाएगा 9.999, और फिर 0.004 ऐड करोगे, 0.004 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.003, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। तो मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पता लग गया, मास ऑफ राइट हैंड साइड पता लग गया, नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या करना चाहिए, हमें उसको कर देना चाहिए माइनस, मास डिफेक्ट निकालने के लिए मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड, ये रिजल्ट आ गया 0.037 क्यू। आगे कहानी तुम समझ ही गए होगे कि जैसे ही तुम्हारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा, जैसे ही मास डिफेक्ट आ जाता है, क्यू वैल्यू इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम 0.037 यूनिट के साथ लिखूं इस बार यू, और सी स्क्वायर इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएमयू, ये यू यू कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आ जाएगा, दिस आंसर विल बी नियरली इक्वल टू 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट शायद। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी गेटिंग रिलीज और एब्जॉर्ब, क्यू वैल्यू पॉजिटिव मतलब एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। ठीक है, तो दिस एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन हम लोग को यहां पर दी हुई थी, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा सा नीचे सरका देते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बाइंडिंग एनर्जी डिनोट्स बाइंडिंग, बी डिनोट्स बाइंडिंग एनर्जी, और हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ए गिव्स टू एक्स, और हमें बाइंडिंग एनर्जी ए का पता है, एक्स का बाइंडिंग एनर्जी भी पता है, और हमें इससे एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन बताना है। ठीक है, कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैंने तुम लोग को बताया था, जब भी कंफ्यूजन हो क्या करना, एक स्टेप ऐड कर देना इसके अंदर। ए जो है वो 2x डायरेक्ट नहीं बना रहा है हमारे हिसाब से, हम एक स्टेप ऐड कर देंगे, हम मान लेंगे कि ये सब टूटा न्यूक्लियॉन्स में, और न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर बनाए 2x, न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर बनाए 2x। अब देखो, जब कोई भी न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स में तोड़ते हैं तो एनर्जी देना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है भाई न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, खुद से नहीं टूटेगा। ठीक है, खुद से नहीं टूटा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस टूटते हैं जब भी तुम्हें न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट करना होता है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिया तुमने, अलग अलग कर दिए सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो मेहनत करना ही पड़ेगी। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी ऐसा नहीं करता। तो ए से न्यूक्लियॉन्स, कोई भी एक चीज को न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी, तो इस रिएक्शन में एनर्जी गई, कितनी एनर्जी गई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए के बराबर एनर्जी गई, कितनी एनर्जी गई। ठीक है, जिसको ई ए नाम दिया यहां पर, तो हम भी ई ए ही कर देते हैं, चलो हम भी ई ए ही लिख देते हैं, ई ए, इतनी एनर्जी तो गई अंदर, रिएक्शन के अंदर गई। अब जब न्यूक्लियॉन्स ने मिलके कोई न्यूक्लियस बनाया होगा ना, तो फिर एनर्जी बाहर आई होगी। जब न्यूक्लियॉन से मिलकर कोई न्यूक्लियस बनाया होगा तो एनर्जी बाहर आई, तो पहले एक एक्स बना, मान लो अलग अलग बने, दो एक्स है ना, तो एक एक्स बना, तो एक एक्स बनने में बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी बाहर आई, मतलब ई एक्स एनर्जी बाहर आई। दो के बनने से ऑब्वियसली 2 EX एनर्जी बाहर आई। अब टोटल एनर्जी रिलीज की बात करें तो दिस इज द रिलीज, दिस इज द एब्सॉर्ब, तो नेट रिलीज इज इक्वल टू 2 EX माइनस ई ए, समझ में आया? 2 EX माइनस ई ए, दिस इज द नेट रिलीज्ड एनर्जी इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें कि A प्लस पी, ए में प्रोटॉन आके भिड़ा, ऐसा हुआ होगा, उसने एक्स और वाई बना दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोचेंगे कि ये जो चीज है ना, इसको तोड़ा गया होगा पहले न्यूक्लियॉन्स में, और न्यूक्लियॉन से मिलके बना होगा एक एक्स और एक वाई। जब इसको न्यूक्लियॉन्स में तोड़ा गया होगा तो एनर्जी खाई गई होगी, कितनी खाई होगी, ए को तोड़ना है न्यूक्लियॉन्स में, कितना एनर्जी लगा होगा, ई ए, और प्रोटॉन को तोड़ना है न्यूक्लियॉन्स में, अरे प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स में नहीं तोड़ता, प्रोटॉन तो खुद ही एक न्यूक्लियॉन है,
प्रोटॉन तो खुद ही एक न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन की नहीं दी हुई है, कुछ है ही नहीं, मतलब होगी लेकिन वो न्यूक्लियर लेवल पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियॉन है ऑलरेडी। तो न्यूक्लियॉन्स के इंटरेक्शन की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है वो प्रोटॉन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी, ए की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी हमने दी तो ए टूटा, प्रोटॉन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो टोटल हमारे पास न्यूक्लियॉन्स ही न्यूक्लियॉन्स हो गए। अब जब एक्स बना तो एनर्जी रिलीज हुई ई एक्स, वाई बना तो एनर्जी रिलीज हुई ई वाई, और टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो गई है ई एक्स प्लस ई वाई, और नेट एनर्जी कितनी रिलीज हो गई है हम बोल सकते हैं ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई ए। दिस इज द नेट एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपन का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट का मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, आई होप तुम लोग खुद से कर पाओगे इस चीज को। थर्ड पार्ट का नेट रिलीज, थर्ड पार्ट का ये तो हो गया ए पार्ट, ये हो गया अपन का बी पार्ट, और ये मैं कर रहा हूं सी पार्ट। सीधा आंसर, आंसर विल बी ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई ए माइनस ई बी, या इधर प्लस लगाना है तो ब्रैकेट में कर लो, इन दोनों को समझ में शायद ज्यादा आए इसे, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा अपन का जब अपन लोग एनर्जी रिलीज निकालना चाहेंगे, जब भी अपन को बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में चीजें दी हुई होंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुम्हें, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 90A200, ठीक है, लिखते हैं 90A200 गिव्स, क्या दिया भाई, एक्स, एक्स के ऊपर लिखा है 196 प्लस अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन, पहली चीज तो बोल रहा है कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब बैलेंस करके बताना है अपन को इस रिएक्शन को, तो बहुत सिंपल है। यहां 200 लिखा हुआ है, यहां 196 लिखा हुआ है, तो अल्फा के ऊपर आएगा 4, वो तो अपन को वैसे ही पता था, मतलब 196 नहीं भी लिखा होता तो भी अपन सॉल्व कर देते। 200 ए के ऊपर लिखा हुआ है, अल्फा के ऊपर आ गया 4, क्योंकि अपन का नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बैलेंस कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल में हमें पता है नीचे लिखा होता है 2, ठीक है। अब यहां 90 है, यहां 2 है, तो यहां पर आ गया 88, समझ में आया। जो भी होगा, ये कुछ रिएक्शन है जिसको हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। अब बोला क्या गया है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज क्यू नॉट, मतलब पॉजिटिव क्यू वैल्यू है, पॉजिटिव क्यू वैल्यू होती है तो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है, वही पूछ रहा है वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, देखते जाना देखते जाना, मास ऑफ एक्स, ऐसे लिखा था ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो मैं लिखूंगा मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ अल्फा इनटू क्यू वैल्यू, और वो है क्यू नॉट। लो भाई, मास की जगह मास नंबर लिख दिया जाता है, दोनों का ऐड कर दो नीचे 196 और 4, और यहां लिख दो क्यू नॉट। अरे मैंने एक गड़बड़ कर दी, मास ऑफ एक्स तो गलत लिख दिया, मास ऑफ एक्स कितना है 196 है, यहां आएगा 196, ठीक है। तो 196 अपॉन 200 क्यू नॉट हो गया, इसको अगर तुम 4 से कैंसिल करोगे तो मिलेगा 49/50 क्यू नॉट। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बस एक्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पता है, क्यू नॉट बाय 50, क्योंकि क्यू नॉट ही तो इन दोनों में डिवाइड हुई थी, जिसमें से 49/50 क्यू नॉट अल्फा के पार्टिकल के पास है, मतलब 98% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी तो अल्फा पार्टिकल के पास है, 2% एक्स के पास है, दूसरे प्रोडक्ट के पास, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 92A200 प्लस अल्फा गिव्स X204, फिर से अपन को थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन मैंने खुद लिखे हैं ना, जल्दबाजी में लिख दिया होगा एक आधे से, ठीक है। तो x बना और 204 बना, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए यहां लिख दो 4, हो गई कंप्लीट। देखो ऊपर लिखा है 204 और इधर लिखा है 204, हो गई कंप्लीट। नीचे इधर लिखा है 92, इधर लिखा है 2, तो इधर कितना आया 94, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अपन लोगों ने, मैंने रैंडमली सोची है, ठीक है, असली में ऐसी रिएक्शन होती है नहीं होती है नहीं पता मुझे, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज माइनस क्यू नॉट। इसका मतलब हमें यह मान के चलना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है 0, ठीक है। जनरली एक पार्टिकल और एक न्यूक्लियस की जब रिएक्शन होती है तो पार्टिकल को न्यूक्लियस पे फेंक के मारते हैं। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें अल्फा पार्टिकल की निकाल के बताना है, और इस पूरी कहानी में से, ये दिया हुआ है कि क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज माइनस क्यू नॉट। नेगेटिव में क्यू वैल्यू इसीलिए दी हुई है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ
सेकेंड रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट। मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट मतलब मास ए का और मास अल्फा पार्टिकल का ऐड करो, डिवाइडेड बाय, अब काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हो तुम, अल्फा पार्टिकल की निकाल रहा हो, तो दूसरे वाले का मास डाल दो नीचे, दूसरे वाले का मास डाल दो, यानी कि मास ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट यानी कि मास ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ क्यू वैल्यू, और मॉड ऑफ क्यू वैल्यू विल बी क्यू नॉट, क्योंकि माइनस क्यू नॉट क्यू वैल्यू है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, चेक कर लो तुम पीछे फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से हमारी अल्फा पार्टिकल की आ जाएगी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ अल्फा यानी कि 204, नीचे मास ऑफ ए यानी कि 200 इंटू क्यू नॉट। सो दिस वैल्यू इज 51/50 क्यू नॉट। इतनी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए अल्फा पार्टिकल की 51/50 क्यू नॉट के बराबर, तो हमारी ये रिएक्शन मिनिमम इतनी होना चाहिए, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब डेरिवेशन इसका हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, तो मैं डेरिवेशन वाइज नहीं बता रहा हूं कि कैसे आया था ये आंसर, बट ये आंसर तुम याद रखोगे, जल्दी से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इस टाइप का अब एक और क्वेश्चन है अपन के सामने, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, फिर से अपन को सामने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, ए 200, यहां लिखा है 92 प्लस अल्फा पार्टिकल का 2 और 4 लिख देते हैं, गिव्स 70x 160 प्लस y 44। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, इसका 160 मिटा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये नहीं पता होता तो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे पास एक रिएक्शन है और हमें इसके थ्रू बताना है कि सबसे पहली चीज तो कि कंप्लीट करो रिएक्शन को। ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर देखो न्यूक्लियॉन्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 204 है, 200 प्लस 4, ऊपर वाली वैल्यू 204 तो 204, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो 144 लिखा है, तो दूसरी वाली ऑब्वियसली कितनी होगी 160, क्योंकि 160 प्लस 44 विल ऑल्सो बी 204। नीचे वाले भी ऐड करके बराबर कर दो, 92 प्लस 2 कितना होता है 94, एक 70 ऑलरेडी लिख गया है, तो 94 में 70 गया कितना बचा 24, तो यहां लिख दो 24। ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो सकता, बट अब अपन ने बना दिए रिएक्शन कुछ, तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, समझने से मतलब है। क्योंकि इसमें क्या हो गया पता है, 24 का डबल 48 होता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, ऐसा कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो और प्रोटॉन ज्यादा हो। बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है उसके हिसाब से सब चल जाता है। वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ लेता है, वो तो ये भी कैलकुलेट करने को बोलता है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो कांस्टेंट जो है हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है उनकी भी कैलकुलेट करने को बोल सकता है वो वैल्यूज, तो हम तो सब मान लेते हैं। क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज माइनस क्यू नॉट। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी एक रिएक्टेंट का 0 है और दूसरे रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। तरीका होता है दूसरे रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मास ऑफ दोनों रिएक्टेंट ए और अल्फा का ऐड करो, मास ऑफ दोनों रिएक्टेंट लिखो और फिर नीचे लिखो मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसका निकाल रहे हो अल्फा का ना, तो दूसरे वाले का लिख दो। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का निकाल रहे हो तो यहां लिख दो मास ऑफ ए, और फिर इसमें मॉड ऑफ क्यू नॉट, मॉड ऑफ क्यू वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तो क्यू नॉट के बराबर आ जाए। ठीक है, आंसर निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए इज 200, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या कहते हैं ए, वो 200। आंसर वही आ गया जो पिछली बार आया था, 204 डिवाइडेड बाय 200, 51/50 क्यू नॉट, वही आंसर आ गया जो पिछली बार आया था। क्योंकि प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, मैंने तुम्हें बताया भी था शायद कि जब हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं प्रोडक्ट बनने के बाद साथ में जा रहा है, तो वो एक बड़ा प्रोडक्ट बन के साथ में जाए, टूट के साथ में जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली ऐसे आंसर निकालेंगे। पर सर टूटेंगे तो अलग आंसर आना चाहिए ना, टूटेंगे तो अलग आंसर इसलिए आता है क्योंकि क्यू वैल्यू बदल जाती है, क्यू वैल्यू अलग आएगी, तो क्यू नॉट की वैल्यू अलग होगी, आंसर अलग आ रहा है बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का, बट क्यू नॉट की वैल्यू अगर नहीं पता है तो बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गए अपन, यहां तक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीन ही बचे हैं सर, हाँ बस तीन ही बचे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके ऊपर तीन क्वेश्चन ही बचे हैं, फिर उस पर रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, उस पर अलग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x 150 इज 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट ऑफ y 100 इज 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, विच ऑफ दीज इज मोर स्टेबल। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
ठीक है, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी से लेना देना नहीं है। ऑल्दो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा दिख रही है 100 वाली, वाई की बाइंडिंग एनर्जी कम दिख रही है, पर हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका, पहले एक्स का, तो बाइंडिंग एनर्जी यानी कि 300, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि 150, तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियॉन। अब निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फॉर वाई, तो ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंसर आया 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं दिख रहा है ये बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो तुम बोलोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर विल बी y is more stable than x। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज गोइंग टू बी y is more stable than x। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा, जो मैं तुम लोग को बस एक बार दिखाना चाह रहा था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ U238 is 238.051 and that of thorium is इतना इतना। If the mass of alpha particle is इतना, determine the energy release when U breaks into thorium releasing an alpha particle। पता है तुम्हें, ये क्वेश्चन में वो पहली बार हमें एक ऐसी रिएक्शन बता रहा है जो एक्चुअली मालूम है, जो एक्चुअली फॉलो होती है, एक्चुअली फॉलो होती है ये रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी में। हम लोग रेडियो एक्टिविटी में स्टार्ट किया था ना, किस किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो अल्फा डिके, गामा डिके, बीटा डिके, ऐसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो हम पढ़ रहे थे, तो हम एक्स वाई लेके चल रहे थे रैंडम। ये एक रिएक्शन है जो असली में होती है। क्या होती है? U238 ब्रेक्स इनटू थोरियम TH234 एंड रिलीजेज अ अल्फा पार्टिकल। ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा अगर इनका तुम्हें एटॉमिक नंबर पता हो तो शायद ये 92 होता है, ये 2 है तो ये 90 हो जाएगा शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट शायद। एनीवेज, एटॉमिक नंबर से मतलब नहीं रहेगा तुम्हें, कैलकुलेशन तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि निकालना क्या है, निकालना क्या है तुम्हें, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज मतलब निकालना क्या है, क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू कैसे निकलती है? क्यू वैल्यू निकालने के लिए मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के मास की बात करूं तो U238 का मास तुम्हें दिया हुआ है 238.051। थोरियम की बात करें, दिया हुआ है मास 234.044 और अल्फा पार्टिकल का मास 4.003। राइट हैंड साइड का मास इनको ऐड करके निकलेगा तो 238.047 इतना आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का मास इतना, राइट हैंड साइड का मास इतना, तो मास डिफेक्ट माइनस कर दो, माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 0.004 AMU। तो कितना सिंपल आ गया है। Q value of the reaction is delta M into C square, 0.004 atomic mass unit, 931.5 तो मैं कभी लिखूंगा ही नहीं जिंदगी में। U और U कैंसिल और आंसर आ जाएगा नियरली 4 के आसपास, 4 से थोड़ा कम आएगा, 3.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करीब करीब आंसर आ जाएगा शायद 3.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम कैलकुलेट करके देख लो, इतना ही आएगा। 3.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा आंसर आ गया, 3.73 आएगा शायद। ठीक है, 3.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ गया। क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू ही बताता है एनर्जी रिलीज, वही इसमें पूछा गया था, तो हमारा क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आसान ही दिख रहा है मुझे। एटॉमिक मास ऑफ थोरियम इज इतना एंड दैट ऑफ पैलिडियम शायद, आई गेस, और पता नहीं, आई डोंट नो पीए क्या होता है, इज 234। ठीक है, फाइंड द एनर्जी रिलीज when thorium converts to Pa and write the corresponding reaction। खुद से लिखना है, तो थोरियम जो है वो Pa में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, ठीक है, करते हैं। TH के ऊपर लिखो 234, क्योंकि 234.044 अगर AMU दिया हुआ है मास, तो इसका मतलब 234 ही होगा पक्के से। गिव्स Pa के भी क्या लिखा है 234 पॉइंट समथिंग ना, तो 234 ही होगा, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर के बहुत पास ही होता है एक्चुअल मास। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं आता है। प्लस क्या बना होगा, वो बोल रहा है क्या बना होगा, रिएक्शन लिख के बताओ क्या बना होगा। मैं एक चीज तो मैं बता ही दूं, शायद यहां पर वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये 90 होता है और ये 91 होता है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा शायद। तो थोरियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज 90 एंड ये जो भी है पीए इसका 91 होगा, तभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। मुझे क्वेश्चन पता है क्या, क्वेश्चन मैंने खुद लिखा है ना। ठीक है, तो फाइंड एनर्जी रिलीज व्हेन थोरियम कन्वर्ट्स टू पीए, राइट द करेस्पॉन्डिंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताओ जरा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताओ। यहां 90 लिखा है, यहां 91 लिखा है, तो यहां पर मैं जो भी लिखूंगा उसमें -1 लगाना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। और न्यूक्लियॉन्स भी चेक कर लो, वो तो कोई सा भी चीज पहले कर लो, कोई भी बाद में कर लो, फर्क नहीं पड़ता, बट बेटर होता है पहले न्यूक्लियॉन्स वाला चेक कर लो,
समझ में आएगा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब। 234 इधर, 234 इधर, मतलब यहां पर मैं लिखूंगा 0। अब ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका एटॉमिक नंबर -1 और मास नंबर 0? ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल यहां पर निकल रहा होगा बीटा माइनस। ये रिएक्शन हो गई, लिखा था राइट द करेस्पॉन्डिंग रिएक्शन, हमारी रिएक्शन हो गई। रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है साथ में क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो। अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा होता तो फिर न्यूट्रिनो लिखता मैं। अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा होता तो मैं सिर्फ न्यूट्रिनो लिखता, लेकिन बीटा पार्टिकल निकला है तो मैं एंटी न्यूट्रिनो लिखूंगा। बीटा माइनस निकला है तो एंटी न्यूट्रिनो लिखूंगा। तो एंटी न्यूट्रिनो लगाने के बाद अब ये रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। तुम्हें पता है लेफ्ट हैंड साइड में मास इज 234.044 एएमयू, राइट हैंड साइड में मास इज 234.043 एएमयू। बस ये दो मासेस के बेसिस पे हम सीधा डेल्टा एम निकाल देते हैं, क्योंकि बाकी कुछ न्यूक्लियर है ही नहीं, बाकी कुछ न्यूक्लियस है ही नहीं। तो उसके बाद इसमें से माइनस करोगे तो मिलेगा तुम्हें 0.001 एएमयू। मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अपॉन नहीं माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड, ये वैल्यू दे देगा। और Q वैल्यू विल बी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा Q इज इक्वल टू 0.001 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ये कैलकुलेशन तो मैं कर दूंगा, ये कैलकुलेशन तो मैं कर दूंगा। ये कितना आएगा? 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों, मैंने कैसे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद तुम लोग भी अपने क्वेश्चन सिंगेज से कर रहे हो तो सिंगेज से कर लो, एचसीवी से कर रहे हो एचसीवी से कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उस बुक से सॉल्व कर लो। बट ये वाले टॉपिक तक तुम क्वेश्चन कर सकते हो मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी छोड़ के। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो भी है हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कर लो, ये वाले क्वेश्चंस तुम। बेटर रहेगा सिंगेज, क्योंकि सिंगेज में इसके ऊपर क्वेश्चंस अलग से रहेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें कंसेप्चुअल एक्सरसाइज होती है ना, कंसेप्ट एक्सरसाइज करके। तो वो थ्योरी देते हैं फिर एक्सरसाइज देते हैं, तो उनने थ्योरी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी सेपरेट पार्ट है, उसके पहले पहले का जो भी थ्योरी रहेगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये तुम लोग कर लेना, और बस ये तुम लोग कर लेना अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन कर लो। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतना बेटर है। बट आई होप तुम्हें समझ में सब आ गया हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आई होगी। तो मिलेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग पढ़ेंगे अब मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और फिर उसके बाद कुछ अगली क्लासेस में उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।